प्यारे बच्चों, आइए आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह के बारे में पढ़ें। बच्चों, विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकते हैं, कहीं कम समय के लिए, कहीं अधिक समय के लिए। कुछ निश्चित चिन्हों को यथास्थान लगाकर हम भाषा की गति, प्रवाह और विराम की व्यवस्था को बनाकर रखते हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह की परिभाषा है लिखित भाषा में रुकने के निर्देश के लिए प्रयोग किए जाने वाले संकेत चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट और बोधगम्य बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग अनिवार्य है। जैसे रोको मत जाने दो अथवा रोको मत जाने दो। पढ़ो मत खेलो, पढ़ो मत खेलो। बच्चों, यहाँ केवल विराम चिन्ह के प्रयोग ने बात के अर्थ को बदल दिया। बस एक विराम चिन्ह का गलत प्रयोग अर्थ का अनर्थ कर देता है। विराम चिन्हों का प्रयोग अर्थ के अलावा कथनों में निहित भावों की अभिव्यक्ति को भी प्रभावित करता है। जैसे मीना उदास है, सामान्य कथन है ये। मीना उदास है, प्रश्नवाचक कथन है। मीना उदास है, विस्मय सूचक कथन है। बच्चों, विराम चिन्ह के प्रयोग बहुत बार बात को बदल देते हैं। जैसे आपने सुना था अभी, जाओ रोको मत जाने दो। वहाँ किसी के जाने के लिए कहा जा रहा था कि उसे रोका ना जाए, उसे जाने दिया जाए। दूसरे कथन में कहा था रोको मत जाने दो, यानी किसी के रुकने के लिए कहा जा रहा था ताकि वो ना जाए। और उसी प्रकार यहाँ हमारे कथन को किस ढंग से हम कह रहे हैं, क्या हम सामान्य रूप से बात कर रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं अथवा विस्मय को बता रहे हैं अपनी बात को, उसी के अनुसार उन कथनों के सामने वो चिन्ह लगाए गए। सामान्य कथन के लिए हमने पूर्ण विराम लगाया, प्रश्नवाचक कथन के लिए पूछने के लिए प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया, जबकि हैरानी का भाव प्रकट करते समय विस्मय सूचक चिन्ह लगाया। अतः भावों की अभिव्यक्ति और अपनी बात की स्पष्टता के लिए अगर हम लिखकर अपनी कोई बात स्पष्ट कर रहे हैं तो विराम चिन्ह अनिवार्य हो जाते हैं। आइए विराम चिन्ह के भेदों के बारे में जानें। पूर्ण विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अपूर्ण अथवा उपविराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह, हस्पद या त्रुटिपूरक चिन्ह। आइए विराम चिन्हों के बारे में विस्तार से जानें। पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम का शाब्दिक अर्थ है पूरा ठहराव। जो वाक्य पूरा हो जाता है और जब पूर्ण अर्थ को भी स्पष्ट करता है तब पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कविता प्रतियोगिता में भाग लिया। सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला गया। मैं मामा जी के घर लखनऊ गई थी। बच्चों, यहाँ दिए गए वाक्य वास्तव में पूरी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, पूरा कथन स्पष्ट हो रहा है, अतः वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कभी कभी जब हम दोहों का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि दोहों के अंतर्गत जब दूसरी पंक्ति आती है, कथन पूरा हो जाता है, तब एक विराम चिन्ह की जगह दो विराम चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम का अर्थ है आधा ठहराव। पूर्ण विराम की अपेक्षा आधे ठहराव के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण सूचक शब्द जैसे का शब्द का अगर हमने प्रयोग करना है तो उससे पहले अर्ध विराम का चिन्ह आता है। जैसे वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे या जैसे से पहले जो चिन्ह आया है वो अर्ध विराम का आया है। राम, लता, सुंदर।
उसी प्रकार समानाधिकरण वाक्यों के मध्य योजक के स्थान पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमें घर जाकर खाना बनाना है, फिर सामान बांधना है। यहाँ दो वाक्य दिए गए हैं, समानाधिकरण वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों के बीच में योजक के स्थान पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अल्प विराम चिन्ह। अल्प का अर्थ है थोड़ा रुकना। अर्धविराम की अपेक्षा कम रुकने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि के नामों का प्रयोग हो, जैसे मैं बाजार से सब्जी, आटा, दाल और चावल लेने गई। यहाँ सब्जी, आटा समान स्तर के शब्द थे, वस्तुओं के नाम थे, अतः इनके अंतर्गत अल्प विराम का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार नंदिनी, जया और मुक्ता आज मेरे घर आएंगे। यहाँ नंदिनी और जया के बीच प्रयोग किया गया चिन्ह अल्प विराम चिन्ह है। वाक्य में आए शब्द युग्मों को अलग अलग करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मान सम्मान, यश अपयश, जीवन मरण सब विधि के हाथ में ही है। यहाँ मान सम्मान के बीच अल्प विराम है, यश अपयश के बीच जो चिन्ह है वो अल्प विराम है। उसी प्रकार जीवन मरण के अंतर्गत जो चिन्ह लगाया गया है वह भी अल्प विराम का चिन्ह है। उपविराम। जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो, वहाँ उपनाम उपविराम का प्रयोग किया जाता है। उपविराम के अंतर्गत आने वाले जो चिन्ह हैं वहाँ दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ दिया गया है आतंकवाद एक जटिल समस्या, मेट्रो रेल दिल्ली की शान। यहाँ आतंक और एक जटिल समस्या के अंतर्गत लगाया गया चिन्ह जो है वो उपविराम का है। अक्सर आप निबंध के शीर्षक के अंतर्गत इस तरह के उपविराम का प्रयोग देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, जैसे क्या आप भी इस गाड़ी से जा रहे हैं? तुम किससे मिलने आए हो? आप वहां क्यों खड़े हैं? यहाँ आए गए शब्द जो हैं इस बात को बताने वाले हैं कि हम किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। अतः क्या, किसके और क्यों शब्दों के आधार पर प्रश्न पूछने के कारण इन वाक्यों के अंत में जो चिन्ह लगाया गया है वह प्रश्नवाचक चिन्ह है। विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग भिन्न भावों की अभिव्यक्ति में होता है, जैसे हाय मारा गया, अरे कैसे हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है, काश मोनू भी मेरे साथ होती। यहाँ हाय, अरे, वाह और काश हमारे विस्मय को बता रहे हैं, तरह तरह की भाव अभिव्यक्ति को बताने वाले हैं। अतः इनके साथ जो चिन्ह आया है वह विस्मय सूचक चिन्ह है। इसी प्रकार संबोधन के लिए भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे विभोर कहाँ जा रहे हो? विभोर संबोधन का शब्द था, अतः उसके साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है, जैसे द्वंद्व समास में जीवन मरण, भाई बहन, राधा कृष्ण, चाय पानी। जीवन और मरण, भाई और बहन, राधा और कृष्ण, चाय और या पानी। यहाँ जो शब्द आए थे वास्तव में वो द्वंद्व समास के थे। उन शब्दों को हटाकर या उनके स्थान पर योजक चिन्ह लगाया गया है। इसी प्रकार पुनरुक्त शब्द युग्मों में, अर्थात एक ही शब्द जब दो बार एक साथ आ जाए तो उनके मध्य भी योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे धीरे धीरे, हरा हरा, घर घर, बार बार आदि। तुलनात्मक स्थिति में सा, सी, से पहले योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। फूल सा कोमल, दूध सा सफेद, मिश्री सा मीठा। यहाँ फूल के बाद दूध और मिश्री के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। भिन्नात्मक रूप में शब्दों
में लिखी जाने वाली संख्याओं के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1/3, जिसको हम 1/3 बोलते हैं, यानी विभाजन करने वाली संख्याओं के लिए 3/4, 2/3, इनके मध्य भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है आकार में। इस चिन्ह का प्रयोग इन स्थितियों में होता है, जैसे किसी विवरण को बताने में। संज्ञा के 3 भेद हैं। यहाँ 3 भेद है के बाद जो चिन्ह लगाया गया है, वास्तव में वो निर्देशक चिन्ह है जो योजक चिन्ह से आकार में बड़ा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। फिर आता है हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं, इस बात का निर्देश दे रहे हैं कि कौन कौन से त्योहार हैं, तो निर्देश देने के कारण यह निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। संवाद लेखन में भी पात्रों के नाम के बाद और कथन से पहले निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ संवाद देखिए, सम्राट और सेवक के मध्य संवाद है। सम्राट ने कथन किया, सम्राट का कहा, अपराधी को उपस्थित किया जाए। सेवक, जी महाराज। यहाँ 2 पात्रों के नाम हैं, सम्राट और सेवक। उनके बाद जो चिन्ह लगाया गया है वह निर्देशक चिन्ह है। इसी प्रकार कहना, बोलना, बताना, लिखना आदि क्रियाओं के बाद भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवेक ने कहा, मैं भी आइसक्रीम खाऊंगा, तो कहा के बाद जो चिन्ह लगाया गया है वह निर्देशक चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 तरह के हैं, इकहरा और दोहरा। इस विराम चिन्ह के प्रयोग की स्थितियां निम्नलिखित हैं। किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ जो कथन है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। उनकी बात को हमने ज्यों का त्यों स्पष्ट करना था, बताना था, अतः यहाँ उस कथन को उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखा गया है। किसी के उपनाम, पुस्तक, समाचार पत्र आदि को भी इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। जैसे तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की। यहाँ श्री रामचरितमानस शब्द को जो है इकहरे उद्धरण चिन्ह में रखा गया है। इसी प्रकार नंदन बच्चों की प्रिय पत्रिका है, नंदन को इकहरे उद्धरण चिन्ह में रखा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। निराला शब्द जो है वास्तव में सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है, तो निराला शब्द को भी जो है इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखा गया है। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य के अंश को पूरा करने के लिए होता है। जैसे विस्तृत विवरण इस प्रकार है, किसी चीज की हमें जानकारी देनी है। इसी प्रकार निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। इन बातों को हम विवरण यहाँ दिया जा रहा है, अतः इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आजकल विवरण चिन्ह के स्थान पर निर्देशक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर शब्द पूरा ना लिखकर उसको छोटा करके लिखना है। लाघव यानी लांग जाना है, कम करना है, कम शब्द में अपनी बात को कहना है। शब्द का एब्रीविएशन कर दिया, उसको छोटा बना दिया, तो डॉक्टर के बाद जो है ड शब्द लिखा गया और लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार पंडित शब्द है, पंडित का सिर्फ 5 शब्द लिखा गया और उसके बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया। प्रोफेसर, प्रोफेसर पूरा शब्द ना लिखकर छोटा बनाने के लिए प्रो लिख दिया और उसके बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार कृपया पृष्ठ उल्टिए, अगर हमें ये लिखना है तो पूरा ना लिखकर क्री, प्री और उ लिखा गया और उनके साथ लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया। इससे स्पष्ट हो गया कि वास्तव में ये कृपया पृष्ठ उल्टिए को बताने वाला है। कोष्टक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, पुस्तक के संबंध में कोई सूचना देने के लिए होता है। जैसे
पदार्थ की 3 अवस्थाएं। अब 3 अवस्थाएं होती हैं, उन 3 अवस्थाओं को स्पष्ट करना है तो कोष्ठक में रखा गया ठोस, द्रव्य और गैस। इसी प्रकार नाटक के पात्रों के हाव भाव, क्रियाकलाप की सूचना देने के लिए पात्रों के कथन से पूर्व भी कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ परशुराम और लक्ष्मण का संवाद है, उनके संवाद को बताते समय कि वो किस तरह का भाव व्यक्त कर रहे हैं, उनके चेहरे के भाव क्या है, कौन से क्रियाकलाप है, उस बात को कोष्ठक में रखा गया है। जैसे परशुराम क्रोधित होकर, राजन ये अभद्र बालक ये कौन है? लक्ष्मण आगे आते हुए, मैं लक्ष्मण हूं। तो यहाँ उस कथन को, उसके भाव को बताने के लिए कि परशुराम और लक्ष्मण अपने भाव को किस तरह व्यक्त कर रहे हैं या कौन से क्रियाकलाप कर रहे हैं, उन्हें हमने कोष्ठक में रखा है। हस्तपद या त्रुटिपूरक। वाक्य लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाता है तो उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर यह चिन्ह लगाकर सूचित कर देते हैं। जैसे लिखना था हमें अहिंसा परम धर्म है, लेकिन लिखते समय अचानक या गलती से परम शब्द छूट गया, लिख नहीं पाए, तो अहिंसा और धर्म लिखा गया है, उसके मध्य त्रुटिपूरक चिन्ह लगाया जाता है और त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर जो शब्द छूट गया था वो उस शब्द के पंक्ति के ऊपर लिखा जाता है। अगला देखिए, मैंने ये पुस्तकें पढ़ ली हैं। अब यह सभी शब्द का मुझे प्रयोग करना था, तो मैंने त्रुटिपूरक चिन्ह लगाया और सभी शब्द को उन दोनों के मध्य ऊपर लिख दिया। स्पष्ट हो जाएगा कि ये सभी शब्द मुझे यहाँ लिखना था। मेरा कथन बनेगा, मैंने ये सभी पुस्तकें पढ़ ली हैं। यहाँ अभ्यास कार्य दिया जा रहा है। इस अभ्यास कार्य में विराम चिन्ह का आप प्रयोग करेंगे। विराम चिन्ह का प्रयोग करते समय आप इन कथनों को, इन वाक्यों को 2-3 बार बोल के देखें। जब आप बोलकर देखेंगे इन वाक्यों को तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ किस तरह के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना है। गीता का संदेश है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। माता पिता को नमस्कार करो। अर्जुन सा वीर मिलना कठिन है। सूर्य उदय हो गया, अंधकार ना जाने कहाँ चला गया। मैंने कविता प्रतियोगिता में भाग लिया। हाय, सुनामी लहरों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। अभ्यास कार्य 2। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पूर्ण कीजिए। इन वाक्यों को भी आप सस्वर बोलें, तत्पश्चात विराम चिन्ह का प्रयोग करें। लतिका ने मुझसे पूछा, रेशमा कहाँ जा रही हो? मिट्टी में अभी नमी है, जल्दी से बीज बो देते हैं। सुधीर घर चला गया क्योंकि पिताजी का फोन आया था। सीता, गीता, अनुराधा और अंकिता खरीदारी करने निकली हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है। आशा है आपको विराम चिन्ह समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।